नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो लेक्चर है लास्ट लेक्चर है प्लेन मिरर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, रोटेशन ऑफ मिरर के बारे में एंड इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशन ऑफ मिरर का कहानी। कि अगर हम रोटेशन ऑफ मिरर को अगर रोटेट करते हैं किसी एंगल से तो क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो मान लीजिए कि जैसे आपका ये प्लेन मिरर है और इस पे लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, ये आपका नॉर्मल लाइन है और ये आपका रिफ्लैक्ट हो रहा था। तो अगर आप इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किए हैं तो ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है, इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं आएगा। इंसिडेंट रे को हम लोग को तो रखना ही नहीं, वो तो उसी एंगल पे इंसिडेंट करेगा। हाँ, इसका अगर मिरर चेंज करिएगा तो नॉर्मल लाइन चेंज होगा, तो इंसिडेंट रे का एंगल वो चेंज हो जाएगा। पर ये जो है हम लोग रिफ्लेक्टेड रे पर बात करते हैं हमेशा, कि अगर ये थीटा से आप रोटेट करते हैं मिरर को तो 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड रे आपका जो है रोटेट हो जाता है। अगर ये ओमेगा से रोटेट होगा मिरर तो ये 2 ओमेगा से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा। और अगर ये 2 अल्फा से रोटेट होता है तो ये अल्फा से अगर रोटेट होगा मिरर तो ये 2 अल्फा से रोटेट होगा। मतलब जितना भी एंगुलर में कहानी होता है, एंगुलर सर्कुलर मोशन में जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं सारे के सारे देखिए अटैच हो जाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है डेरिवेशन का। सिंपल सा सवाल पे फोकस करें। अभी एक एक करके सारा सवाल कराते हैं कि इसमें सवाल किस तरीक़ा से जनरेट होता है। एक एक सवाल पे हम लोग काम करेंगे। इसको नोट कर लिया पॉज करके और देखिए इधर सवाल। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये लाइट रे कुछ इस तरीक़ा से इंसिडेंस हो रहा है और ये आपका नॉर्मल लाइन है। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और एक ऐसे सर्कुलर कुछ पार्ट है, सर्किल टाइप का पार्ट है, जिसका ये रेडियस आपका दे रखा है। ये रेडियस आपको पता है। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है, देख लीजिए ये वाला जो एंगल है आपका, ना भी एंगल रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये रेडियस आर दे रखा है, यहाँ से यहाँ दूरी, ये रेडियस जिस सर्किल में घूम रहा है। तो एक बात बताइए, जब लाइट ऐसे गिरेगा तो यहाँ पर वाइट स्पॉट बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पर वाइट स्पॉट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर ये बताना है कि उस वाइट स्पॉट का वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये मिरर रोटेट करिएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा। तो वो रिफ्लेक्टेड रोटेट करेगा तो यहाँ पर जिस सर्किल में घूमेगा उस सर्किल में देखिएगा कि एक वाइट स्पॉट बनता है। जैसे कि आप टॉर्च अगर दीवार पे बनाते होंगे तो देखे होंगे कि एक वाइट स्पॉट टाइप का बनता है, उसी टाइप का वाइट स्पॉट बनता है। तो हमको यहाँ से बताना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाइट स्पॉट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाइट स्पॉट, वेलोसिटी बताना है वाइट स्पॉट का। तो एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए अगर ट्राई कर लिए तो देखिए, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये कितना से करेगा? 2 ओमेगा से। अब यहाँ का वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन हम लोग जानते हैं क्या है, v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। तो r ही रहेगा, लेकिन ओमेगा कितना हो जाएगा? क्या 2 ओमेगा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से हमारा वेलोसिटी आ गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका सर्कुलर मोशन का इसमें अटैच हो रहा है। बिल्कुल जब भी दूसरा कॉन्सेप्ट किसी अलग चैप्टर में जुड़ता है तो वो क्वेश्चन आसान होता है पर लेवल उसका हाई होता है। मतलब वो एडवांस में जेई में नीट टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए पॉज करके लिखिए इसको। जैसे इसमें और भी कई तरह का सवाल, जैसे इसी में एक और वैरायटी बताते हैं। जैसे देखिए ये प्लेन मिरर है और ये आपका नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंस हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब इस बार ऐसे दीवार लगा दिया गया, ये वाला दीवार इस तरीक़ा से दे दिया गया है। ये वाला दूरी आपको d दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे जैसे अगर हम मिरर को ऐसे घुमाएंगे तो क्या ये वाला कितना से घूमेगा? क्या 2 ओमेगा से घूमेगा?
अगर हम इसको ओमेगा से इस तरीक़ा से घुमाएं तो ये कितना से घूमेगा, 2 ओमेगा से घूमेगा। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ही होगा। ये वाला जो वाइट स्पॉट बन रहा है यहाँ पे, ये वो दीवार पे, क्योंकि ऐसे फोर्स अगर आप मारते हैं लाइट का तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे वाइट स्पॉट बनता है। तो अगेन आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाइट स्पॉट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाइट स्पॉट। फिर से आपको वेलोसिटी बताना है वाइट स्पॉट का। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। फिर से देखिए, अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो ये कितना से घूमेगा, 2 ओमेगा से। अच्छा, यहाँ पे सर्किल टाइप का चीज़ नहीं है, अब सीधा है। तो एक तो है कि सर्किल टाइप का मान लें और v का कंपोनेंट तोड़ दें, r ओमेगा के बराबर कर दें। दूसरा क्या, एक तो मेथड बता ही दिए हैं। दूसरा हम यहाँ से ऐसे मान लेते हैं कि ये y है दूरी, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर y/d, मतलब y बराबर d tan थीटा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे y बराबर क्या आ गया, d tan थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये वाला चीज़ को y को हम क्या लिख सकते हैं, क्या dy/dt, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं दोनों तरफ। d tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा/dt। अब बोलिए dy/dt जो है यही ना वेलोसिटी होगा, क्योंकि यही ये लेंथ को ही चेंज कर रहा है, ये वाला लेंथ चेंज हो रहा है। तो लेंथ चेंज होना मतलब वेलोसिटी आना। तो y इसी के अलोंग है, तो ये जो वेलोसिटी निकलेगा वो इसी का अलोंग निकलेगा। तो ये जो निकालना है वेलोसिटी वो निकल गया। d थीटा/dt मतलब रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से आपका वेलोसिटी भी आसानी से निकल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको भी पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, इसमें एक और वैरायटी आता है रोटेशन ऑफ मिरर में। उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका मिरर है और ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये एंगल आपका ये अगर 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 होगा। ऐसे हमको यहाँ पर बताना है, देखिएगा सोचने का तरीका देखिए, इसमें से सिर्फ एक ही फॉर्मेट करवा पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही फॉर्मेट से हम लोग को सारा चीज़ सीख लेना है। जैसे इससे क्या पूछता है, फाइंड एंगल रोटेटेड बाई मिरर इफ रिफ्लेक्टेड रे becomes हॉरिजॉन्टल। ध्यान से समझिएगा कि रिफ्लेक्टेड रे अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, ये रिफ्लेक्टेड रे जो ऐसे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो बताइए मिरर को हमको कितना घुमाना होगा। तो एक बात ध्यान से देखिए, अगर ये वाला को हॉरिजॉन्टल, एक केस नंबर 1, ये वाला हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ से क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल 30 है तो ये भी 30 है। तो हॉरिजॉन्टल होने के लिए कितना घूमना होगा, 60 घूमना होगा। तो सोचिए अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 घूमेगा तो मिरर क्या इसका आधा घूमेगा। क्यों? क्योंकि मिरर अगर थीटा घूमता था तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमता था, 2 थीटा। तो अगर ये 60 घूमा तो ये कितना घूमेगा, थीटा, मतलब आधा। तो क्या ये 30 डिग्री घूमेगा जब ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर ये 60 घुमाए तो मिरर कितना घूमेगा, 30। और मिरर अगर 30 घुमा मतलब ये 30 घुमा तब ना ये नया वाला रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल होगा। ये 30 घुमा, ध्यान से देखिए।
तो अगर इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा हो गया वो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, क्योंकि अगर रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल होना है तो 60 डिग्री घूमा, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर 60 है तो मिरर उसका आधा घूमेगा, तो आधा कितना घूमेगा, 30। अच्छा, 30 डिग्री घूमने के बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर मिरर के सामने है तभी वो वाला आंसर काउंट होगा। जैसे इसमें बहुत सारा ऐसा सिचुएशन बन सकता है, हम हर सिचुएशन बना के दिखाते हैं आपको। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल है ये ऐसे भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से लाके हम ऐसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं, देखिए ध्यान से ये मिरर है आपका, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज में लाके घुमाइए, तो सोचिए एंटी क्लॉकवाइज में आपको कितना घुमाना होगा, 30 30 60 और 60 120। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सा यहाँ पर भी पूरा अच्छे से करके बताते हैं आपको। देखिए ये आपका 30 है और ये आपका 30 है। अब आप इसको ऐसे घुमाएं, यहाँ पर लेकर आए तो कितना घुमा दिए, 60 और 60, ये वाला 60 120। तो मिरर को कितना घूमना चाहिए, मिरर को 60 घूमना चाहिए, मिरर को कितना घूमना चाहिए, 60 घूमना चाहिए। तो 60 जब घूमेगा तो ये वाला लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड 60 है ही ना, है यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 60 है। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रे 120 घूमा तो मिरर को 60 घूम जाना चाहिए। अब बोलो कि जब मिरर 60 घूमा, देखिएगा ध्यान से, मिरर अगर आपका 60 घूमा तो इंसिडेंट रे यही है और रिफ्लेक्टेड रे यही है, क्या दोनों के दोनों मिरर के सामने है कि नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे अब ये नहीं रहा, इसको तो घुमा दिया, तो इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये मिरर भी घूमेगा ना, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये 120 घूमा था रिफ्लेक्टेड रे, तो मिरर 60 घूमा। अब 60 घुमाने के बाद ये देखना है कि इंसिडेंट रे जो है क्या मिरर के सामने है, बिल्कुल है। क्या रिफ्लेक्टेड रे जो है क्या मिरर के सामने है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये वाला भी हम काउंट करेंगे, तो एक और आंसर यहाँ से आएगा, कितना डिग्री, 60 डिग्री आएगा हॉरिजॉन्टल का। अब हो सकता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही करें, सॉरी क्लॉकवाइज ही करें, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर ला के हॉरिजॉन्टल कर दें। एक ये भी तो केस बन सकता है, यहाँ से ये वाला हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दें। तो एक तो 2 आंसर हो गया, एक और आंसर करके दिखाते हैं। वो वाला आंसर हम लोग वो सीखना चाह रहे हैं जो काउंट ना करें। देखिएगा इसमें काउंट नहीं होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे है और ये नॉर्मल लाइन है और ये रिफ्लेक्टेड रे हमारा ऐसे है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये भी एंगल हमारा 30 डिग्री है। अब हम बोले क्या हॉरिजॉन्टल हो, तो ये इस तरीक़ा से ऐसे घूमा, तो बता 180 और 60 कितना हुआ, 180 और 60 क्या 240 डिग्री हो गया। 180 और 60 इतना घूमेगा। फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ला के ऐसे घुमा दिए हैं तो ये इतना घूमा ना 240, तो मिरर को कितना घूमना चाहिए, कि मिरर को घूमना चाहिए 120 डिग्री आधा। अब अगर 120 डिग्री घूमा तो देखिएगा क्या होगा, इंसिडेंट रे है और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 घूमेगा, ये वाला तक ध्यान से देखिए 120 घूमना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 घूमेगा, तो यहाँ पर फिर से 60 घूमना है। तो रियल में देखा जाए मिरर जो है ऐसे घूम जाएगा और ये मिरर ऊपर चला जाएगा, ये जो रंगा हुआ पार्ट है कैसे, ये पहले इधर था, अब 120 घुमाइए, यहाँ तक तो 90 हुआ, फिर 30 हुआ, तब ना। अब देखिए क्या मिरर के पीछे आ गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया, 30 डिग्री हो गया और 60 डिग्री हो गया। तो आपको ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। ये रोटेशनल मिरर का सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है, बाकी छोटा सा कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ता है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो रोटेशन ऑफ मिरर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट होता है इसमें वेलोसिटी का कहानी, इसको पॉज करके लिखिए और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिकॉल करके इसको ध्यान से देखिए और फिर वापस समझने का प्रयास कीजिए।
चलिए आइए वेलोसिटी का कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पर बताना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मिरर का भी मान लेते हैं, और यहाँ पर कुछ इमेज बन रहा होगा, ऐसे होगा। तो ये अगर इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, अगर पास आएगा तो ये भी पास आएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल सा ऐसे लिख रहे हैं कि वो जितना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जितना भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा मिरर के रिस्पेक्ट में, हम मिरर पे अगर बैठ जाएंगे तो मिरर के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी होगा, क्या सेम वेलोसिटी होना चाहिए इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। सिंपल सा ये कहानी है, बस डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, यहाँ पर ध्यान से देखिए, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जो भी वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये जितना वेलोसिटी से, अगर मिरर रुका हुआ है तो यहाँ पे मिरर रुका हुआ है, क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में इसलिए किए हैं कि हम मिरर पे बैठ जाएंगे, तो मिरर पे बैठ जाएंगे तो मिरर रुक जाएगा। तो मिरर के रिस्पेक्ट में ये देखा गया कि जितना वेलोसिटी से ये जाएगा उतना ही वेलोसिटी से ये भी आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब इसको इधर उधर कर लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर और माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज और प्लस में वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब एक काम कीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज को इधर कर लीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कि ये मिरर वाला उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्लेन मिरर में। लेकिन ये कैसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है मिरर के परपेंडिकुलर, अगर मूव करेगा तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीका से आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिर से हम रिकॉल करा देना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब मिरर के आप परपेंडिकुलर मूव करिएगा। अगर मिरर के आप परपेंडिकुलर मूव करिएगा तभी इस तरीका से आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और, अगर ये मिरर के ऐसे मूव कर रहा, तो अगर ये मिरर है ऐसे और ये मिरर के लॉन्ग ही मूव कर रहा है इस तरीका से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिरर उरर से, मिरर चले अथवा ना चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये इमेज है, तो ये दोनों, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से, मिरर उरर के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं होता। वो तो तब होता ना जब मिरर से दूरी चेंज होता। देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो मिरर से कोई दूरी चेंज नहीं होगा। मिरर से दूरी कौन चेंज करेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज करेगा, इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज होता है। वर्टिकल में कोई भी जो भी दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का वही हो जाएगा इमेज का, जो भी वर्टिकल में होगा। अगर मान लीजिए वर्टिकल में यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड होगा, मान लीजिए वर्टिकल में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। इसमें कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मिरर है और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका इमेज है, इमेज उतना ही दूरी पर बनेगा। तो हमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा।
तो सिंपल सी बात है, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताइए 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, इस डायरेक्शन को हमको लेना है पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को हमको क्या लेना है, नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव में लेंगे 2 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव 4, तो आंसर कितना हुआ 0। तो आपका इमेज का वेलोसिटी इस केस में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर ये ऐसे ऐसे चलेगा तो ये भी ऐसे चलेगा। इस केस में देखिए आपका इमेज का कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों इस तरीक़ा से सिचुएटेड किया गया है कि इसका कोई मोशन ही नहीं होगा। ऐसे देखा गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसी में अगर हम लोग देखें ऐसे है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है किसी एंगल पे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री बनाते हुए, और ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल में 4 मीटर पर सेकेंड से, तब बताना वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। तो एक काम कीजिए, कंपोनेंट तोड़िएगा इधर। तो देखिए 20 cos 37, 20 cos 37 मतलब cos 37 होता है 4/5, तो इधर हुआ 16 और इधर कितना हुआ 12 हुआ। तो एक बात बताइए, इधर कितना से जाएगा, 12 से जाएगा। अगर इधर 12 है तो इधर तो 12 रहेगा, बोले थे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इमेज के निकालने का, हॉरिजॉन्टल वाला निकालने का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 हो गया, ऑब्जेक्ट का कितना है, यहाँ पर 16 है, देखिए ध्यान से 2 × 4, और माइनस में ऑब्जेक्ट का कितना है हॉरिजॉन्टल में 16 ना होगा, सॉरी गलत लिख दिए क्या, 20 cos 37 ना, तो 20 cos 37, तो ये 4/5, पाँचों के बीच चर्चों को 16, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस आने का मतलब इस डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी जो इमेज का हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, √8² + 12² हो जाएगा। तो आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका एंगल पर रहे, चाहे इस तरीक़ा से रहे, किसी भी प्रकार से रहे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीक़ा से हम लोग इसको सिचुएट कर रहे हैं, किस तरीक़ा से इसको ढंग से सजा रहे हैं। चलिए भाई कभी कभी मिरर को भी दे देगा एंगल पे वेलोसिटी, तो कोई बात नहीं, हम उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वेलोसिटी से रिलेट करके सवाल था ये मिरर में, ठीक है। एक और लास्ट पार्ट जो है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन 2 पैरेलल मिरर। जैसे देखिए 2 मिरर है, इसमें सिंपल सा हम आंसर डायरेक्ट लिखने के लिए बताते हैं ताकि आपको ढंग से डायरेक्ट क्लियर हो जाए। देखिए इसमें मैक्सिमम तो क्वेश्चन ऑनलाइन में करा ही नहीं पाते उस तरीक़ा से, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है साथ साथ क्लास में ऑफलाइन जिस तरीक़ा से होता है उस तरीक़ा से यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसमें बहुत सारा चीज़ है, और देखते हुए भी है कि टाइम को देखते हुए भी बहुत इतना बता रहे हैं जिससे आपका वो सारा चीज़ रिकॉल हो जा रहा है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर 1 है और मिरर 2 है। अब यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर पे है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे है। तो सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ इमेज इसमें कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेज इस केस में इनफाइनाइट बनेगा। कैसे इमेज बनता है, तो देखिए इसके कारण ऐसे आएगा, इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या कुछ इस तरीक़ा से होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा और ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मीट कर रहा है, ये इमेज बना। तो बताइए ये जो रिफ्लैक्ट हुआ, इसके इस मिरर के लिए जो रिफ्लैक्टेड रे है, क्या इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो गया। तो इस मिरर के लिए क्या ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसका फिर से रिफ्लेक्शन होगा इस तरीक़ा से, तो फिर से इसका इमेज बनेगा यहाँ पर।
ध्यान से समझिए, जो इसके लिए देखिए क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे था, पर इस मिरर के लिए तो इंसिडेंट रे है। तो इस मिरर को क्या लगेगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज बना। अब यहाँ से जो रे जाएगा वो मिरर में यहाँ ऊपर करेगा ना, हम डायरेक्ट इतना बड़ा बना दिए ना, छोटा छोटा बनाते हैं, तो उसमें क्या होता कि फिर से ये रिफ्लेक्ट होता इसमें, तो इसके लिए इंसिडेंट रे होता। तो जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो इसके लिए इमेज का काम कर रहा है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का, और जो इसके लिए ये वाला के लिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से इमेज बना, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए इमेज बना। अब जो इसके लिए इमेज बना वो इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो इस तरीक़ा से हमारा इनफाइनाइट इमेज इसमें बनेगा। तो कभी भी टू पैरेलल मिरर हो तो इनफाइनाइट बनता है। अभी इतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ सवाल से मतलब है कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहला सवाल नंबर ऑफ इमेज, उसके बाद पूछता है कि जैसे मिरर 1 ले लीजिए, एक टेक्निक बता देते हैं, उसी टेक्निक को फॉलो करिए। जैसे ये मिरर 1 है और ये क्या है, मिरर 2 है। पहला इमेज मिरर 1 में इधर कितना पर बनेगा, 2 सेंटीमीटर पे, और इसका पहला इमेज कितना पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर पे। अब क्या कीजिए कि दूसरा इमेज कितना पर बनेगा, M1 के तरफ, तो 4 और 2 कितना होता है, 6, इसमें से 6 जोड़ दीजिए, ये दोनों जो भी है सम, वो सम जोड़ते जाइए, 6 सेंटीमीटर, और इधर इधर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और इधर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो M1 पे जो दूसरा इमेज बनेगा, ये पहला इमेज बना, दूसरा इमेज कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे, और M2 पे दूसरा इमेज कहाँ बनेगा, 8 सेंटीमीटर पे। वैसा ही यहाँ फिर से आप जोड़िए, जैसे तीसरा इमेज कहाँ पर बनेगा, तो फिर से 6 जोड़ना है, जो भी बीच वाला दूरी है वो जोड़ते जाना है, तो 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ जो 6 जोड़ेंगे ए वाला में 6 जोड़ेंगे तो क्या 16 हो जाएगा। तो इसका M1 पे थर्ड इमेज कितना पे बनेगा, 14 सेंटीमीटर पे, और इसके इस M2 पर कितना पे बनेगा, 16 सेंटीमीटर पे। तो इस तरीका से आपको बोला जा सकता है कि बताइए कि पांचवा इमेज M2 पर कितना पे बनेगा। तो हम इस तरीका से जोड़ते जाएंगे, इसका बीच का दूरी ऐसे जोड़ते जाएंगे और इससे हमारा निकलते जाएगा। जैसे ये तीसरा इमेज हुआ, एक बार और जोड़ेंगे तो चौथा इमेज होगा, एक बार और जोड़ेंगे तो पांचवा इमेज होगा। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर बोल सकते हैं कि पांचवा इमेज M2 के कितना दूरी पर बनेगा, तो हम आसानी से वहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे सवाल इस तरीका से भी आ सकता है कि इसका दूसरा इमेज और इसका तीसरा इमेज का बीच का दूरी कितना होगा। तो हम देख लेंगे कि M1 का M2 मिरर से कितना दूरी पर इमेज बन रहा है तीसरा, और M1 पर पांचवा कितना पे बन रहा है, और सब का सम ऐसे यहाँ से कर देंगे, उसके बीच का दूरी निकल जाएगा। तो बहुत सारा वैरायटी सवाल आता है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जेईई मेन, एडवांस, नीट सब में जैसे भी हो इसी तरीक़ा से सवाल पूछता है। ये पैरेलल मिरर का हो गया कि जब दो पैरेलल हो। अभी हम लोग दो परपेंडिकुलर और एंगल वाला पे पढ़ेंगे। चलिए ऐसे हो गया। इसी में पैरेलल वाला में ही एक और चीज़ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीक़ा से रखा हुआ है और एक और मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब बोला कि बताइए इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज। तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ इमेज बनाने के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट होना चाहिए और प्लेन मिरर है। तो इस मिरर पे अगर देखेंगे तो जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। रे डायग्राम बनाओगे तो पहले इंसिडेंट होगा, फिर इसी लाइन में रिफ्लेक्टेड होगा क्योंकि 90 डिग्री पर है। दूसरा चाहें तो रे ऐसे बना लें और ये हो गया। अब बताएं कि इस ऑब्जेक्ट से जो इस पर इंसिडेंट होगा और इससे जो रिफ्लेक्ट होगा, क्या रिफ्लेक्टेड रे कभी इस मिरर से हो सकता है, गुजर सकता है? नहीं। तो जब इसका रिफ्लेक्टेड रे नहीं गुजरेगा तो जो इसका इमेज जो बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। इसके पीछे कैसे इनफाइनाइट हो रहा था कि जो इसके लिए इमेज बन रहा था उसका रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर पे जाके गिर जा रहा था, तो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन जा रहा था, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। अब तो एक रे भी नहीं उस पे जाएगा, कोई रे नहीं जाएगा।
तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। सेम कहानी यहाँ पर इस मिरर पे बनाइएगा तो उतना ही एक और ये I2 इमेज I1 इमेज बनेगा, एक सीधा जाके आ जाएगा और एक ऐसे जाएगा और यहाँ से देखिए आते हुए नजर आएगा। तो इस मिरर से भी जो भी रिफ्लेक्टेड रे आपका है, देखिए आपका इस मिरर से जो भी रिफ्लेक्टेड रे है क्या इधर जाके टकराया, इस मिरर पे टकराया, तो जो इसका इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो एक मिरर से बना हुआ इमेज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट दूसरे मिरर के लिए तब होता है जब पहले मिरर का रिफ्लेक्टेड रे उस पर जाकर सेकंड वाला मिरर पे जाके इंसिडेंट हो। अगर नहीं इंसिडेंट हो तो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। बस इतना ध्यान में रखें। तो इस तरह का जो नंबर ऑफ इमेज बना हमारा कितना बना, 2 बना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर हो तब कैसे बनाते हैं? दो मिरर परपेंडिकुलर हो या फिर किसी एंगल पर हो, परपेंडिकुलर के साथ साथ एंगल पर, एंगल कितना होगा 90 होगा, ये थीटा हो और यहाँ पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ और आपको नंबर ऑफ इमेज ये M1 है और ये आपका क्या है M2 है, आपसे पूछ रहे बताइए नंबर ऑफ इमेज जो है, नंबर ऑफ इमेज जो है आपका कितना बनेगा। नंबर ऑफ इमेज या M1 से दूसरा इमेज तीसरा इमेज इस तरीक़ा से कैसे बनाया जाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहले हम फार्मूला को बता देते हैं, फिर एक एक करके उसमें भी ट्रिक बताएंगे और छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसमें तो ऑनलाइन में ज़्यादा डिटेल में उस तरीक़ा से अभी करा भी नहीं पाएंगे क्योंकि ऑफलाइन में ही वो सब कराया जा सकता है और अभी अपने पास टाइम भी कम है। नंबर इतना बस ध्यान रखिएगा, इतना बता जरूर दिया जाएगा कि आपको जेई नीट और बोर्ड का एग्ज़ाम आपको कभी नहीं छूटेगा। बिल्कुल ऑल टू ऑल पॉइंट को देखते हुए सारा पॉइंट मेंशन करा दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे हो कि नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 360/थीटा, ये जो भी थीटा होगा डिवाइड दीजिए। तो यहाँ से n का वैल्यू अगर आपका इवन आ गया, इवन हो और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट तब यहाँ पर डायरेक्ट अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n-1। नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा n-1। अगर कितना हो इवन नंबर हो, अगर इवन नंबर हो तो अगर n आपका इवन नंबर हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप देखिए n अगर ऑड आ गया, ऑड में 2 केस बनता है। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर पे रखा हुआ, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ हो, इस एंगल पर यहाँ पे रखा हुआ, बीच में बीचों बीच रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ हो, देन नंबर ऑफ इमेज अभी भी n-1 होगा, नंबर ऑफ इमेज n-1। लेकिन एंगल बाइसेक्टर पे ना हो, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर ना हो तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा n ही हो जाएगा। सिंपल सा, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस डज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, जो भी है n आएगा वही हो जाएगा। अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज n हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाला 95% ही सही होता है, हम लोग फॉर्मूला जरूर लिखा देते हैं, पर मैक्सिमम जेईई मेन और नीट में बिल्कुल काम कर जाता है जो किया गया। ये एक अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला निकाला गया, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करके ही निकाला जा सकता है। हालांकि हम लोग को आज तक फ्लॉप नहीं हुआ है, मतलब हर एग्जाम में ये सेटिस्फाइड कर जाता है, तो इस चीज़ को आप फॉलो करें। यहाँ पर बोला कि अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा इज ग्रेटेस्ट नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए 4.5 आ गया तो आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज 4 हो जाएगा। अगर आपके पास 6.5 है या 6.4 है या 6.9 है तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा इस तरीका से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला हो जाएगा।
जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हो जाएगा। हालांकि ये जेई एडवांस के पर्पज़ से है और बाकी तो जेई मेन में ये नीट जेई मेन में ये काम बन जाता है इससे। तो याद रखें नंबर ऑफ इमेज, इतना सही हमारा नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा क्या बनेगा वो क्लियर हो जाता है। बाकी फिर भी हम एक और ट्रिक बताते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग ये सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म है, आप लिख लीजिए, इससे डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितना कितना बन सकता है। हाँ भाई चलिए ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एंगल 90 डिग्री है मिरर का, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। और ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऐसे देखिए, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। तो सबसे पहला बात, ये 90 डिग्री है, एंगल कितना है 90। अब पहले एन निकाल लें यहाँ से, 360/90 तो कितना हुआ 4। तो बताइए नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 4 - 1, आंसर हो गया 3। 4 - 1 आंसर कितना हो गया, 4 - 1 आंसर कितना हो गया 3। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया आपका 3 आ गया। आप देख लीजिए नंबर ऑफ इमेज डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं। बोले थे ना अभी कि इवन आएगा तो चाहे बाइसेक्टर हो चाहे बाइसेक्टर नहीं हो, इवन में नहीं देखा जाता है बाइसेक्टर है कि नहीं है, डायरेक्ट आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। बट इसमें अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चले यहाँ पर तो देखिएगा किस तरीक़ा से होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 मिरर है, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि किस तरीक़ा से बताया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से ए दूरी पर है और जो कि यहाँ से ए दूरी पर है। तो इमेज जो बनेगा क्या यहाँ पर बनेगा पहला इमेज इसके कारण, अब ध्यान से देखिए, सेम इसके कारण यहाँ पर इमेज बनेगा और दोनों को रिफ्लेक्शन के कारण, देखिएगा दोनों को रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर एक और इमेज बनेगा, दोनों के रिफ्लेक्शन के कारण, याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये पहला इमेज बना, ये दूसरा इमेज बना और ये क्या बना। हाँ तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस तरीक़ा से आपको ये इसमें एक चीज़ बता रहे हैं। ऐसे ज़्यादा इसमें और भी डिटेल में ऑफलाइन में ही ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है, ज़्यादा डिफरेंट कलर होता है तो, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ रटवाना चाह रहे हैं क्या। जैसे देखिए यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर ये, अब बताइए यहाँ पर जो इमेज बनेगा, यहाँ पर I2 और यहाँ पर इमेज जो बना I1, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा तो ये वाला जो मिरर है वो मिरर के लिए देखिएगा ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और सेम ये वाला भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा इस मिरर के लिए। पर ये दोनों का इमेज जब आप बनाना स्टार्ट करिएगा तो ये दूरी ये है तो ये दूरी पर ना के आएगा यहाँ पर इमेज। इसका फिर से रिपीट करते हैं इस चीज़ को, क्या इस ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बना पर इसका इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होके इस मिरर से जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो गया। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा तो जितना उधर ऑब्जेक्ट है उतना ही नहीं इधर इमेज होगा। I3 इमेज, I2 तो यहाँ बन गया। सेम इसका भी बनाइएगा तो ये जो इमेज है इस मिरर के लिए, तो इस मिरर के लिए क्या ट्रीट करेगा ऑब्जेक्ट। तो कितना दूरी है ऊपर है तो ये दूरी पर, तो देखिए ओवरलैप कर जा रहा है। ओवरलैप का कहानी भी हम समझाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज कितना बना 3, एक 2 और एक 3। ये वाला कितने रिफ्लेक्शन के कारण, तो एक मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण बना। I2 भी किसके कारण, सिर्फ एक के कारण, लेकिन I3 ये दोनों के कारण बना है, दोनों को मिला के। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों को मिला के ये ओवरलैप है, तो ये दोनों को मिला के इसका कुछ पार्ट जो इंसिडेंट हुआ होगा वो बैक हुआ
और इसका कुछ पार्ट देखिएगा, इसका कुछ पार्ट ऐसे ही रिफ्लेक्ट हुआ तो ये वाला, तो दोनों मिरर को मिला के जो है ओवरलैपिंग एक अलग इमेज बना है, वो I3 है। इसमें ज़्यादा डिटेल में समझने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस इस तरीक़ा से समझ लीजिए कि इसके कारण ये I1 बना, इधर I2 बना। अब ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा तो इमेज यहाँ बनेगा, और ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, दोनों ओवरलैप कर जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज 3 बन गया। इसका एक और तरीका क्या है, उस तरीका को हम लोग सोचते हैं। देखिएगा ओवरलैप कैसे हम लोग पता करते हैं बिना इस टाइप के सोचे हुए। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये है 90 डिग्री पर और ये वाला भी आपका है इस तरीक़ा से, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल है 30 और ये एंगल कितना है 60 है। ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। सबसे पहला देखिए M1 और M2 ऐसे लिख लीजिए, जैसे अभी पैरेलल में लिख रहे थे वैसे लिख लीजिए। देखिए कितना आसानी से बनेगा। M1 का पहला इमेज क्या 30 डिग्री पर बनेगा, इधर 30 डिग्री पर बनेगा, इधर कितना पर बनेगा 60 डिग्री पर बनेगा। अब फिर से क्या कीजिए, ये दोनों टोटल एंगल दोनों तरफ जोड़ते जाइए। ये 90 है तो 90 और 60 कितना हुआ 150। तो M1 पे जो दूसरा इमेज बनेगा ना M1 पे वो 150 डिग्री पर बनेगा, और अगर इधर जोड़ेंगे 90 तो ये 120 डिग्री पर होगा। और फिर अगर जोड़िएगा तो देखिए ये 90 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 210 हो गया। तो अगर 180 से ज़्यादा हो जाता है, 180 या 180 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं इमेज में। 180 या 180 से ज़्यादा, जैसे इधर भी जोड़िएगा तो कितना होगा 90, ये 240 आएगा तो ये भी नहीं काउंट होगा। अच्छा तो नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ 4। तो अभी तो सर बोले 3, ये कहाँ से हो गया 4 कैसे आ गया। तो देखिए ध्यान से इसका कहानी बताते हैं कि 2 इमेज जो है आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा इसमें, तो नीचे वाला को दोनों को जोड़िए 150 और प्लस 120, और ये इसके बीच का एंगल है वो भी जोड़िए 90। अगर 360 आ गया तो समझिए कि ये ओवरलैप कर रहा है, 2 इमेज ओवरलैप कर रहा है। फिर से बता रहे हैं, लास्ट में जो 2 है देखिए 180 या 180 से ज़्यादा आएगा उसको हटा देना, उसको काउंट नहीं करना है। अगर आपको नीचे वाला दोनों जोड़ने पर और ये दोनों के बीच का एंगल जोड़ने पर अगर 360 आ रहा है तो समझिए कि वो ओवरलैप हो रहा है। बात क्लियर है। तो देखिए नीचे वाला दोनों मिलके एक इमेज और 1 2 3 इमेज बन गया। तो आप देखिए यहाँ से भी आसानी से ऐसे सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारा सवाल आप डायरेक्ट एक तो वो फार्मूला वाला डायरेक्ट बताएं, और थोड़ा सा डीपली सोचना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से आप सोच सकते हैं। जैसे और दिखाते हैं एक आध 2 क्वेश्चन करा के। देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई एंगल पर ऐसे है मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीक़ा से है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 30 डिग्री पर है और इधर से कितना है 40 डिग्री पर। ये मिरर M1 है और मिरर M2 है। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ इमेज बताइए, तो हम सिंपल सा M1 और M2 लिख देंगे। अब M1 के सामने कितना डिग्री 30 डिग्री, M2 वाला में कितना 40। अब बस 40 और 30 जोड़ते जाइए। एक तो n वाला फॉर्मूला उससे कर लीजिए, तो देखिए फ्रैक्शन में आ जाएगा। उससे अच्छा ये वाला है। तो यहाँ पर 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110, यहाँ पे 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, यहाँ पे 70 जोड़ेंगे तो 170, यहाँ पर कितना होगा 180। अब बताइए नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 5। 180 वाला काउंट करना है कि नहीं करना है, एक बार देख लेते हैं। देखिए अब 360 बटा अगर हम 70 करते हैं तो 7 पचे 35, देखिए 7 पचे 35 और 7 एकम 7, बोले थे ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए, तो देखिए 5, तो आंसर हो गया 5। 360 बटा 70 करेंगे, क्या यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1 है ना आएगा, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, और ऐसे किए तो 180 वाला काउंट नहीं करिए, बाकी सबको काउंट करिए, क्योंकि 180 जैसे ही आया आगे जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके 70 जोड़ेंगे ना, बोले तो नहीं पूरा एंगल जोड़ते जाइए।
M1 पे पहला इमेज 30 डिग्री पर, M2 पर पहला इमेज 40 डिग्री पर, दूसरा जो ऐसे बनेगा वो 70 जोड़ दीजिए, इधर 70 जोड़ दीजिए, तीसरा में भी ऐसे 70 जोड़ते जाइए, और इस तरीक़े से, या फिर ऐसे बनाएंगे 360/θ से, तो क्या 5.1 समथिंग टाइप क्या आएगा। तो हम बोले थे ना कि सिर्फ इंटीजर ले लेना। हाँ, तो देखिए नंबर ऑफ इमेज वहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो होगा आपको समझ में आ गया होगा और ढंग से ये चीज़ को हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब बिल्कुल नंबर ऑफ इमेज में कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट फार्मूला से चाहे तो फार्मूला से कर सकते हैं, और नहीं तो ये टेक्निक अपना सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये टेक्निक थोड़ा सा सूटेबल लगता है कि पहला इमेज दूसरा इमेज कहाँ कहाँ पे बना, ये भी हम बता सकते हैं कि कितना डिग्री पर बना है। तो यहाँ से इस तरीक़ा से हम लोग इसको ढंग से समझ सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज का भी कहानी हो गया और ये कहानी क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।